सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन तमाम को खुशामदीद कहता हूँ प्रोविंशियल ईपीआई में। और हमारे साथ ईओसी के डॉक्टर आफ्ताब साहब हैं, डॉक्टर नूर हुसैन गिचकी साहब हैं, डब्ल्यूएचओ ईपीआई से हमारे पास डॉक्टर अहमद साहब हैं, डॉक्टर जवाद साहब हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। आप तमाम का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। तो सब तमाम सहाफ़ी हज़रात को वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। वैसे तो हमारे आपके साथ इंट्रैक्शंस होती रहती है और हम तकरीबन ये कोई थर्ड मेजर इंट्रैक्शन है आप लोग के साथ। 2 दफ़ा हम कराची और गए थे, कुछ सहाफ़ी हज़रात यहाँ पे हमारे पास थे जो कि हम कराची भी गए थे और वहाँ पे भी आपके साथ डिटेल डिस्कशंस हुई थी और प्रेजेंटेशन भी दी थी हम लोगों ने। तो अब ये उसका कंटिन्यूएशन है और बेसिकली काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कोल्ड चेन के हवाले से कि कोल्ड चेन मैनेजमेंट किस तरह से होती है, क्या है। तो ये बेसिकली हमारा मकसद भी यही था कि सिर्फ और सिर्फ इसमें लिखा हुआ है कि पोलियो वैक्सीन की कोल्ड चेन मैनेजमेंट, लेकिन पोलियो वैक्सीन ये जो 12 बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां, उसमें एक छोटा सा उसका हिस्सा है। हमें बेसिकली पोलियो के साथ साथ रूटीन इम्यूनाइजेशन के हवाले से भी आपको बताएंगे ताकि हम अपनी कम्युनिटी को अवेयर करें, बताएं कि ये जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं जो हमारे ऊपर ये हेल्थ सिस्टम के ऊपर बर्डन है डिजीज़ का, उसका मेन कंट्रीब्यूशन जो है ना, ये वैक्सीन अगर हम देते हैं किसी भी बच्चे को तो वो इंशाल्लाह फिर वो बीमार नहीं होंगे। अच्छा, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस हम बताना चाहते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं ड्यूरिंग कैंपेन डेज भी। कम्युनिटी हमसे पूछती है कि आप कोल्ड चेन मेंटेनेंस, ये कहते हैं कि ये आपका जो वैक्सीन है बेसिकली ये कैसे यहाँ तक हमारे बच्चे के जब हम ड्रॉप देते हैं कैसे इसका कोल्ड चेन में मेंटेन होता है। तो आज आप लोगों को बुलाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को हम बताएं और आपके थ्रू से, आपके ज़रिए हम तमाम अपने कम्युनिटी को हम बता सकें, बलूचिस्तान की कम्युनिटी को, बल्कि पाकिस्तान, ये पूरे वर्ल्ड में देखे जाते हैं काफ़ी सारे चैनल्स, तो उनको भी बता देते हैं कि हमारा बड़ा अच्छा और बेहतरीन कोल्ड चेन सिस्टम है। अभी आप लोग देख के आए हैं और उसमें आपने देखा कि किस तरह से वैक्सीन बेसिकली जहाँ से फैक्ट्री से और जहाँ से ये आती है वहाँ से लेकर यहाँ तक उसका कोल्ड चेन मेंटेन होता है। जैसे कि जवाद साहब ने बताया कि वो टैग होता है, उसमें सारा इसका रिकॉर्ड होता है कि भाई ये कितना किस टेम्परेचर में ये रहा है यहाँ तक, और यहाँ से फिर उसके बाद जब ये वापस जाता है कम्युनिटी तक, लोगों तक, हेल्थ फैसिलिटीज़ तक, ये पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है ये पूरा का पूरा एक मॉनिटर होता है और उसका कोल्ड चेन मेंटेन होता है। फिर उसके बाद हम स्पेसिफ़िकली जैसे पोलियो के बारे से मैं बताऊं कि ये हम टेम्परेचर हम यहाँ से जब जाता है अपनी पूरा सिस्टम देख लिए, फिर जब हम डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट का भी आपने देखा कि किस तरह से उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी और अभी वो पैकिंग हो रही थी, और उसके बाद ये गाड़ी आपने देखी, इसमें भी टेम्परेचर मेंटेन था होगा। और उसके बाद ये जब डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी कोल्ड रूम होता है, वहाँ भी इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। उसके बाद जब हम जाते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ तक ये जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, भी इसका टेम्परेचर इसी तरह से मेंटेन होता है। फिर उसके बाद जब हम टीम को वैक्सीन देते हैं, टीम को वैक्सीन देने के बाद आपने देखा होगा वैक्सीन कैरियर होता है उसके पास। वैक्सीन कैरियर में ये हम उसमें बाकायदा कोई आइस और जो कोल्ड पैक्स होते हैं, इसका हमारा पूरा एक प्रोसीजर होता है। हम उसको फ्रीज़ करके और वो फिर हम देते हैं अपनी टीम्स को, और वो फिर हम फील्ड में भी उसको मॉनिटर करते हैं। फिर उसका वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है, वीवीएम होता है, चौकोर खाना होता है, उसको भी फिर हम जब जितने भी हमारे मॉनिटर्स जाते हैं, उसके बाद अगर यूनियन काउंसिल का ऑफिसर हो, एरिया इंचार्ज हो, प्रोविंशियल ऑफिसर हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो, वो तमाम के तमाम जब भी किसी टीम के पास जाते हैं वो उसका वीवीएम देखते हैं कि भाई इसके कोल्ड चेन मेंटेन है कि नहीं है। तो ये जितना भी हमारा प्रोसेस है फैक्ट्री से लेकर फिर यहाँ तक बलूचिस्तान तक, इस्लामाबाद से फिर बलूचिस्तान तक, फिर बलूचिस्तान से टीम तक, ये तमाम का तमाम जो है ना बड़ा बेहतरीन कोल्ड चेन सिस्टम में मॉनिटर होता है और हम इसको रखते हैं भी इसी तरह से। बाकी चीज़ें ज़फ़र साहब हैं और बाकी हमारे सीनियर कुलीग्स यहाँ बैठे हुए हैं तो वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ थोड़े पोलियो के हवाले से आप लोगों को करंट स्टेटस पोलियो वायरस एपिडेमियोलॉजी आपको बताता हूँ कि नवंबर 2024 से अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में लास्ट केस डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला में आया था और उसके बाद कोई केस अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में नहीं है। फिर अभी कल हमारे 2 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं केपी से, और टोटल 10 केसेस हैं जिसमें से 5 खैबर पख्तूनख्वा के हैं, 4 केसेस सिंध के हैं और 1 पंजाब से आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें तो ये क्रेडिट है क्योंकि हमारी टीम जितनी भी, और चीफ़ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, चीफ़ मिनिस्टर
गवर्नमेंट, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर साहिबान और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी कमिटमेंट है कि वो पोलियो के हवाले से बड़ा बेहतरीन कैंपेन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से हमारे पोलियो केसेस रुक गए हैं। एक तो ये फर्स्ट इंडिकेटर है कि हमारी कैंपेन अच्छी है। सेकंड ये है कि हमारे जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स हैं, हम जब नालियों से, सेवरेज सिस्टम से हम जब पानी कलेक्ट करते हैं उसमें हम वायरस देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम कि 55% ऑफ इन्वायरमेंटल सैंपल टर्न नेगेटिव। हमारे 55% इन्वायरमेंटल सैंपल नेगेटिव हो गए हैं। कोयटा ब्लॉक में पिछले महीने चमन का एक इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव हुआ था। उससे पहले पशीन के इन्वायरमेंटल सैंपल 2 दफ़ा नेगेटिव है, इस दफ़ा फिर पशीन का नेगेटिव है। कोयटा ब्लॉक में स्टिल वी हैव इश्यूज़, मतलब इन्वायरमेंटल सैंपल्स में वायरस आ रहा है, लेकिन वो गाय बगाए नेगेटिव होता है। हमारी कंपेन होती है, फिर वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये चल रहा है क्योंकि कम्युनिटी की अफगानिस्तान से भी मूवमेंट है, सिंध से भी मूवमेंट है। अभी ये रिप्रिटिएशन जो स्टार्ट हो गई अफगान पॉपुलेशन की, तो उसकी वजह से भी हमारे पास इंटरनल सिंध से और कराची से वायरसेस आ रहे हैं। हम डिटेक्ट करें, वो बताते हैं कि ये इसका जो लिंकेज है वो सिंध से है। सेकेंड, बाकी रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान में कोयटा ब्लॉक के अलावा आप मस्तूंग, खुजदार, लसबेला, हब, फिर ये ज़ोब, दुक्की, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल नेगेटिव हो गए। अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी प्रोविंसेस से, तो हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है कि हमारे कंपेन की क्वालिटी बहुत बेहतर है, जिसके काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है। कवरेज है, LQS है, LQS हमारे काफ़ी लो आते थे। पिछली दफ़ा हमारे 96% कोयटा ब्लॉक के थे, इस दफ़ा 85% आ गए। तो इस तरह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि कंपेन क्वालिटी बेहतर हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये बेसिकली पोलियो का बैकग्राउंड और करंट स्टेटस इस तरह से है। तो बाकी मैं अपने EPI के डॉक्टर ज़फ़र खोस्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो रूटीन इम्यूनाइजेशन के हवाले से आपको बताएं, और आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो पोलियो के हवाले से आप पूछ सकते हैं। जी जी जी, इस दौरान कितने स्टेजेस से गुजर के ये आप जी इसमें सर प्रेजेंटेशन में भी हम आपको दिखाएंगे, एक डिटेल्ड स्लाइड है। सबसे पहले जो वैक्सीन प्रोक्यूरमेंट है वो इस तरह नहीं है कि ये डोनर फंडेड है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इसका ख़र्चा बर्दाश्त कर रहे होते हैं थ्रू एक मीन्स या डायरेक्ट दे रहे होते हैं, या कोई जैसे वर्ल्ड बैंक है, डोनर एजेंसी है, वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ही ये वैक्सीन का ख़र्चा जो है वो बर्दाश्त करना होता है। तो एक तो ये बात मीडिया के तवज्जुह से मैं क्लियर कर दूं कि ये वैक्सीन की प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ही है। इसका बिड जो होता है, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो यूनिसेफ के पास है, क्योंकि यूनिसेफ की एक्सपर्टीज़ हैं कोल्ड चेन मेंटेनेंस में और कोल्ड चेन प्रोक्यूरमेंट में। होता इस तरह है कि जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपने जो शेयर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का 2025 का शेयर जो हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन का है वो 2 अरब 29 करोड़ रुपये है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से डायरेक्ट मूव हो जाता है फेडरल को। इसी तरह तमाम प्रोविंसेस जो है ये पैसे जो हैं वो फेडरल को भिजवाते हैं। फेडरल पे प्लस वो गावी जो है वो फंडिंग कर देता है 38 से 40%, गवर्नमेंट बर्दाश्त करता है एक्सपेंसेस, और 60% जो है वो गावी इसकी फंडिंग कर रहा होता है। ये फंडिंग मिला के ये पैसे यूनिसेफ को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यूनिसेफ आके इंटरनेशनल बिड करता है इस पर, तमाम दुनिया में ये बिड फ्लोट होता है, और जितनी भी वर्ल्ड क्लास कंपनियां हैं वो इस बिड का हिस्सा होती हैं। ये वैक्सीन प्रोक्योर की जाती है, उसमें फिर क्वालिटी भी देखी जाती है, एफिकेसी भी देखी जाती है, प्राइस भी देखा जाता है, और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी फॉर एग्जांपल अगर एक बड़ा वायल है तो वो ज़्यादा स्पेस लेता है। इस चीज़ को भी ये लोग नज़र में रखते हैं। तो जो बेस्ट वैक्सीन होती है इंटरनेशनली वो सेलेक्ट होती है, उसके बाद प्रोक्योर की जाती है। फिर मैन्युफैक्चरर जो वो कंपनियां जो ये वैक्सीन बनाती हैं वो इसको ट्रांसपोर्ट करती हैं थ्रू एरोप्लेन। ये आती हैं हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। वहाँ पे जैसे आपको कोल्ड रूम का विज़िट करवाया गया, इसी तरह एक कोल्ड रूम FDI में भी है, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये इस्लामाबाद में है, चक शहजाद में वहाँ पे वाक़ है। वो उनके पास बड़े कोल्ड रूम है और गाड़ियाँ भी हैं, जैसे हमने आपको दिखाई, हमने छोटी गाड़ी भी आपको दिखाई, बड़ी भी खड़ी थी साथ में। ये वैन्स हैं, हमारे कोल्ड चेन के वैन्स हैं, ये वहाँ पे खड़ी होती हैं, एयरपोर्ट जाके उनको पिक करके पहुँचाती हैं फेडरल डायरेक्टरेट। वहाँ पे
भी उसका वीवीएम जो है वैक्सीन जो उसका While वाइल मॉनिटरिंग है, जिस चोकोर खाना होगा आपको आगे दिखा देंगे, वो कलर चेंज करता है टेम्परेचर के साथ, वो नोट किया जाता है। प्लस इसके साथ एक डिवाइस भी होता है जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया, जिसमें टेम्परेचर की कंप्लीट डिटेल होती है कि ये कहाँ कहाँ से ट्रेक गुजरा है और कितने दिन इसको हुए हैं और टेम्परेचर इस दौरान कितना कितना रहा है, वो इंश्योर किया जाता है। उसके अलावा यहाँ से कुछ वैक्सीन उठा के उसकी क्वालिटी देखी जाती है कि इसमें इसकी इफिकेसी किस तरह है, इसके जो इंटीग्रेंट्स है वो क्या हैं। ये सब जब पास हो जाते हैं एफडीआई में, उसके बाद ये रेडी हो जाते हैं प्रोविंसेस के लिए। फिर इसको बाई एयर प्रोविंसेस पहुंचा दिया जाता है। फिर उसी तरह पैकिंग जैसे आपको दिखाई वो पैकिंग होती है, उसके साथ डिवाइस रखा जाता है, कोल्ड चेन ट्रक्स में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एयरपोर्ट तक। वहाँ से ये प्रोविंसेस के जो हेड क्वार्टर हैं जैसे कोयटा कैपिटल है, यहाँ पे पहुँच जाती है। यहाँ से फिर हमारी कोल्ड चेन की गाड़ियाँ जाती हैं, उनको उठा के वहाँ पे ले आती हैं इनको प्रोविंशियल ईपीआई। यहाँ पे इनका फिर उसी तरह असेसमेंट जैसे एफडीआई में वो चेक किया जाता है सिवाय क्वालिटी के, क्योंकि वो टेस्ट उधरी फेडरल लेवल पे हो जाता है। यहाँ पे हम उसकी वैक्सीन देखते हैं, उसका वीवीएम चेक करते हैं, उसका वो टेम्परेचर जो डिवाइस आ जाता है उसकी हम डिटेल ले लेते हैं कि टेम्परेचर कितना रहा है उसका। और ये सब होने के बावजूद हम वैक्सीन एक्सेप्ट करके यहाँ पे प्रोविंशियल ईपीआई में लगते हैं। फिर इसमें दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन हैं। वो दो तरीके की इस तरह हैं, एक तो जो हमारे पोलियो के कैंपेन होते हैं जिसमें SNIDs हैं, NIDs हैं, उससे पहले टाइमलाइन मिल जाता है कि इस तारीख तक तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को वैक्सीन पहुंचानी होती है। तो हम उसी तरीके से फिर इसको उठा के पैकिंग करके गाड़ियों में रख के, रूट्स हमारे 7 से 8 रूट्स हैं उस पर गाड़ियाँ निकाल देते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट पे ये वैक्सीन पहुंचाते हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे इसी तरह के, चूँकि ये इसकी कैपेसिटी बड़ी है, उनकी कैपेसिटी छोटी होती है, वहाँ पे कोल्ड रूम्स बने, वहाँ पे ये वैक्सीन पहुँचती है। फिर इसका वीवीएम चेक किया जाता है, वहाँ पे उसका जो है वो कंप्लीट डिटेल कि ये वैक्सीन कितने दिन पहले यहाँ से निकली है, उसका टेम्परेचर कितना रहा है, वो देख के इसको एक्सेप्ट की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोल्ड रूम पे। और एक जो दूसरा ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे जो अदर वैक्सीन है, हमारे दो प्रोग्राम चल रहे हैं। एक जैसे आफ्ताब साहब ने आपको EOC का बताया, इमरजेंसी ऑपरेशन सेल, जो कि 2014 में बना था और अभी तक इस्टेब्लिश है, जो कि काम कर रहा है पोलियो इरेडिकेशन पे कि पोलियो को ख़त्म कर सके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 2 ममालिक रह गए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पे ये पोलियो का वायरस अभी भी मौजूद है। दूसरा हमारा EPI है। EPI मुखफ़फ़ है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। इसको एक्सपेंडेड प्रोग्राम इसलिए कहते हैं कि ये जब स्टार्ट हुआ था 1978 में पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था और तमाम दुनिया में जो है 1974 में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें पहले वैक्सीन कम थी, 6 वैक्सीन थी। तो इसके नाम के साथ जो एक्सपेंडेड लगा हुआ है वो इसलिए लगा है कि ये एक्सपेंड कर सकता है, इसमें और वैक्सीन आ सकती हैं। फ़िलहाल हमारे पास 12 वैक्सीन है, मज़ीद हमें एक और वैक्सीन 13 HPV जो के फ़ीमेल में बच्चेदानी है उसके कैंसर का सबब बनती है, वो वैक्सीन उसमें ऐड हो जाएगी। इसी तरह मुस्तकबिल में और भी इस पर एक हमारी कमेटी बैठती है नेशनल लेवल पे, पेडियाट्रिशियन जो है वो उसमें बैठते हैं, वो इसका डिसीजन लेते हैं कि कौन सी वैक्सीन इसमें जो है ऐड होनी चाहिए और कौन सी जो है वो अभी ये डिजीज़ ख़त्म हो गई तो इस वैक्सीन को निकाल दें, वो ये डिसीजन लेती है। तो ये एक्सपेंड हो सकता है ये प्रोग्राम। उस 12 बीमारियों में हमारे पास ओरल पोलियो वैक्सीन भी है, इसके अलावा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी है, इसके अलावा हेपेटाइटिस B का है, उसमें हमारे पास TB का है। हम एक पेंटावेलेंट वैक्सीन कहते हैं जिसमें 5 वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटानस, HIV और इसके अलावा उसमें हेपेटाइटिस का है। PCV वैक्सीन है, उसमें TCV है, टाइफाइड का है, मीज़ल है, रोबेला है और टेटानस के वैक्सीन जो कि फ़ीमेल को लगता है, 5 शॉट्स लगते हैं उसको, उसके इम्यूनिटी देने के लिए। ये तमाम वैक्सीन होते हैं, वो हमारे, हम उसको रूटीन इम्यूनाइजेशन कहते हैं। रूटीन इसलिए कहते हैं कि वो हमारे रूटीन का हिस्सा है, वो हम इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि वैक्सीन आई, कैंपेन आया नहीं आया, वो हमने देनी होती है। वो जितने भी महीने हैं, 12 महीने हैं साल में, उसमें तमाम दिन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। प्लस उसके कैंपेन भी होते हैं, 1 महीना छोड़ के या 2 महीने छोड़ के आउटरीच पे लोग निकलते हैं। उसके फिक्स साइट भी होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे EPI के फिक्स साइट होते हैं, वहाँ पे भी कोल्ड बॉक्सेस जो ये हमारे कोल्ड ILR जिसको हम कहते हैं वो पड़े होते हैं, उसमें वैक्सीन हमारी स्टोर होती है, उसमें पोलियो की भी होती है, इंजेक्टेबल भी, वहाँ पे उसको फिक्स साइट हम कहते हैं। लोग वालिदैन जो है अपने बच्चों को वहाँ लाते हैं, वैक्सीनेट करते हैं। प्लस महीने में या 2 महीने में एक दफ़ा हम कम्युनिटी में भी निकलते हैं। हमारा जो EPI का आउटरीच है वो इस तरह नहीं होता जैसे पोलियो का डोर टू डोर नहीं होता, वो एक कम्युनिटी में जाते हैं,
फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी गली है या एक कम्युनिटी है, गांव है, उसमें एक बैठक या दो बैठक को वो गांव के हिसाब से देखा जाता है, उसको सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे हमारे वैक्सीनेटर जो हैं बैठ जाते हैं। पोलियो की टीम भी हमारे साथ मुआवनत फराम कर रही होती है। वो जो है जितने भी घर हैं आसपास, वहाँ से बच्चों को मोबिलाइज करवा के उस बैठक की तरफ लाते हैं और वहाँ पे उनको वैक्सीन लगाते हैं। तो ये हमारे आउटरीच का सिलसिला है, उसमें भी ओरल पोलियो वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्लस साथ में 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या अल्टरनेट महीने पोलियो की भी कैंपेन आ रहे होते हैं, वो उसमें देख रहे होते हैं। अब ये वैक्सीन पहुंच गई डिस्ट्रिक्ट तक, मैंने आपको तफसील दे दी। डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर जब भी कैंपेन होता है तो जितनी भी टीमें होती हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपने देखा होगा पोलियो टीम के साथ एक ये बोतल के टाइप के एक इंसुलेटर उनके पास होता है जो टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। मेरे ख्याल में घंटा, कितने घंटे तक है सर वो टेम्परेचर? 4 घंटे तक वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। वो फिर वहाँ से जो टीमों को देते हैं वो तो कोल्ड बॉक्स में देते हैं। फिर टीमों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जब वैक्सीन रिसीव करता है, उनकी ट्रेनिंग भी कैंपेन से पहले और हर कैंपेन से पहले उनको दी जाती है कि आपने वैक्सीन किस तरह उठानी है, किस तरह देखनी है, किस तरह उसका वीवीएम जो है वो जो खाना है हम आपको दिखाएंगे आगे, वो चेक करना है, उसके बाद एक्सेप्ट करना है, एक्सपायरी देखनी है। वो वहाँ से उठा के फिर मज़ीद जो एरिया इंचार्जेस है वो वहाँ से उठाते हैं, फिर वो अपनी टीमों को देते हैं। टीमों को भी इस पे जो है वो ट्रेनिंग हो रही होती है। टीमों के पास वो डिवाइसेस मौजूद होते हैं, वो वैक्सीन को उसमें स्टोर करते हैं जब घर टू घर जाते हैं और बच्चों को वैक्सीन पिला रहे होते हैं। तो ये मैन्युफैक्चर से लेके जो वैक्सीन जो कंपनी बनाती है वहाँ से लेके कम्युनिटी तक ये बिल्कुल मॉनिटर हो रहा होता है। मतलब इस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको कोई भी चेक कर सकता है, वो वीवीएम मौजूद है, वो उसकी एक्सपायरी उस पर मौजूद है, रिपोर्ट हो सकते हैं। और हमारे साथ ये भी आया कि कभी दरमियान में टेम्परेचर जो है वो अगर इसका मेंटेन ना हो तो एरिया कोऑर्डिनेटर जो है या एरिया इंचार्जेस जो हैं वो जब उसको रिसीव करते हैं तो वो हमें बता देते हैं कि सर इसका टेम्परेचर जो है वो ठीक नहीं है, वीवीएम ने जो है अपना कलर चेंज किया हुआ है। वो वैक्सीन वापस बैक हमारे पास आ जाती है और हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ये कंप्लीट एक पिक्चर मैंने आपको दी किस तरह ये बनती है, कहाँ आती है। इसमें हमारी ईपीआई की भी वैक्सीन है, इसमें हमारे जो है वो पोलियो को भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का सपोर्ट जो है वो प्रोविंशियल ईपीआई उनको दे रहा होता है और ये फिर मज़ीद इनकी भी अपनी टीमें हैं वो फील्ड में जाती हैं, उनको वैक्सीन फराहम कर रही होती हैं। को स्लाइड में एक स्लाइड है उससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। इनमें कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी से ख़राब होते हैं, कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सर्दी से ख़राब होते हैं। तो इसके लिए एक टेम्परेचर गाइडलाइन गावी WHO रिकमेंडेड दिया गया है 2 से 8 डिग्री। 2 से 8 डिग्री हमारा प्रोटोकॉल है, हम उस पर इसको मेंटेन रखते हैं जितनी भी वैक्सीन है। और 2 से 8 वो टेम्परेचर है जिसमें ये वैक्सीन अपनी फुल पोटेंशियल में ये करामद होती है, ये वाली वैक्सीन। अब बात आती है जो आपके दूसरे क्वेश्चन पे कि अगर वैक्सीन इसका वीवीएम ख़राब हो जाए या उसका कोल्ड चेन जो है वो ब्रेक हो जाए तो क्या होता है। इसमें बिल्कुल हमारे पास ये सिलसिला तो नहीं है कि रिपोर्ट नहीं होती है, बिल्कुल ये रिपोर्ट हो जाती है, ये पकड़ी जाती है। ये बहुत बड़ा चेन है, मैंने कहा ना, फेडरल से लेके फिर वो कम्युनिटी तक हर जगह ये चेक किया जाता है, उनके ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो तो लगाने से पहले ही वो इनकार कर देते हैं कि इसका वीवीएम चेंज है, हमें वापस बैक पे आ जाती हैं। लेकिन अगर इन केस खुदा न खास्ता ये अगर वीवीएम इसका ख़राब भी हो तो उसमें ये है कि इसकी इफ़िकेसी उस तरह नहीं रहती है, इसकी इफ़िकेसी कम हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम हर वैक्सीन की अपनी अपनी परसेंटेजेस है कि इतनी इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करती है, किसी की 85% है, किसी की 70% है, तो वो 70% से उसकी एफिकेसी कम हो के 60 या 50% पे आ जाती है। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर आपने लगा दिया उसको तो वो उस पर या मौलिक खसरात करेगा या कोई एडवर्स इवेंट हम कहते हैं E5 वो खास करेगा, सिर्फ उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। वो इतना पोटेंट नहीं रहता कि वो उतनी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मज़ीद वो जो कौन सी वैक्सीन किस उसके लिए वो मज़ीद आपको स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। जी सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम अभी देख के आए हैं तो काफ़ी बेहतरीन सिस्टम है और हमें ये भी मालूम हुआ कि काफ़ी एक्सपेंसिव और हसास चीज़ भी है। बिल्कुल। ये बताइएगा कि ये वैक्सीन जहाँ भी बनते हैं वहाँ से कोयटा पहुँचते हैं, और कोयटा से जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट हैं, खुजदार हो गए, खुजदार है, डेरा मुफ्ती है, गवादर है या तुरबत है, वहाँ तक पहुँचने तक इसकी मिल्कियत क्या बनती है, कितना इस पर जो है अखराजात आते हैं, या एक वैक्सीन की मिल्कियत भी क्या है। और जो यहाँ पर जो फेक मार्किंग के दौरान जो ज़ाया किए गए जो वैक्सीन थे उनकी क्या तादाद, आपको सर रिपोर्ट तो आपको मिली लाजमी बात है, आपको सर
होगी, तो वो उस रिपोर्ट के अंदर कितने वैक्सीन ज़ाया हो गए थे और वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, जी बताइए। अच्छा, ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये जो फेक फिंगर मार्किंग है, हमें वायरस पिछले साल एक दफ़ा हमारा उनका वायरस आया था। मेरे ख़्याल में मैक्सिमम वायरस हमारी तरफ से गए थे। ठीक है, ये हमारे पास है, सब उसके एविडेंस है। और उस तरफ से इशू वहाँ पे अफगानिस्तान में ये कि कैंपेन बैन है ना, तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि जो भी बच्चे आते हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ से वायरस लेके आ सकते हैं, लेकिन वायरस हर वक्त हम नहीं दिया उनको, वो एक दूसरी बात ये। अच्छा, ये एक आप जैसे कह रहे थे कि केसेस ज़्यादा हैं, तो मैंने जैसे कि अपने पहले वाले स्पीच में मैंने कहा था कि बलूचिस्तान में केसेस नवंबर से ख़त्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह केस नहीं आया। वैसे इश्यूज़ बिल्कुल हैं। हम 27 मंथ के करीब 27 मंथ तक हम पोलियो फ्री रहे हैं, और ये सबसे बड़ा पीरियड है। आप हिस्ट्री उठा के देखें, जब से ये 1993-94 से अभी तक सबसे बड़ा पीरियड थे कि हमने 2021 जनवरी से लेकर फिर 2023 सितंबर तक हम पोलियो फ्री रहे। ये एक बहुत बड़ा पीरियड था। उसमें ज़ाहिर बात है जब पोलियो के केसेस नहीं थे और हमारी कैंपेन की क्वालिटी भी बेहतर जा रहे थे, तो ज़ाहिर बात है टॉप टू बॉटम जितने भी टीयर्स थे मॉनिटर्स के, आप CS के ऑफिस से लेकर आप टीम तक कंप्लीसेंसी आ गई थी, एटीट्यूड कंप्लीसेंट हो गए थे। हम बिल्कुल, हमने कहा कि बस हम खुश थे कि यार पोलियो वायरस नहीं है। तो एकदम फिर खैबर पख्तूनख्वा से सिंध की तरफ के वायरस गया, फिर सिंध से वायरस हमारी तरफ आया, एक वायरस कंधार से आया, तो हमारी कैंपेन की क्वालिटी ठीक नहीं थी। बिल्कुल इस चीज़ को हम मानते हैं कि बिल्कुल ये एक नेगलेक्ट रहा, ये पोर्शन बेसिकली हमारे मॉनिटरिंग का। इस तरह से हम मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से फिर वायरस आया। और एक बलूचिस्तान, ये तमाम पाकिस्तान भी मानता है और हमारे GPI प्रोग्राम जो ग्लोबल प्रोग्राम है वो भी मानते हैं कि बलूचिस्तान प्रोविंस में वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी है कि जब भी वायरस आता है तो वो सबसे पहले वाश करते हैं उसको। हमारे इसमें वर्कर्स में समझें कि वो कमिटमेंट आ जाती है और हम उसको सेंसिटाइज कर लेते हैं और हम पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन रोक देते हैं। जैसे अभी ने कहा कि नवंबर से केस नहीं है और पूरे पाकिस्तान में कल KP से 2 केसेस आए, और मैंने कहा कि 10 केसेस हैं। फिर इन्वायरमेंटल सैंपल हमारे पास, हम टेक्निकली भी उसको देखते हैं, हम वायरस क्वीज करता है। अब काफ़ी सारे उसके सब टाइप्स है वायरसेस के, वो वायरस भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और फिर इन्वायरमेंटल सैंपल, जैसे कि मैंने कहा कि 23-24 जगह से हम इन्वायरमेंटल सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो कम ओके अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 45% इन्वायरमेंटल साइट्स में से वायरस पिक हो रहा है, अदरवाइज सारे ख़त्म हो गए। तो वो बिल्कुल ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन जब तक आप रूटीन इम्यूनाइजेशन की कवरेज नहीं बढ़ाते हैं, आप उस स्टेटस को मेंटेन नहीं कर सकते हैं पोलियो को। हम तो ठीक है, अभी हमें स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए थी उस वक्त जब पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन रुक गई थी प्रोविंस में। हमें थोड़ा सा फोकस थोड़ा सा EPI की तरफ करना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर बात है इश्यूज़ हैं बलूचिस्तान में आपके सामने, तो वो उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन अभी हमने रोड मैप बनाया जिसमें डॉक्टर ज़फ़र साहब भी हमारे जो रूटीन इम्यूनाइजेशन का हमने एक रोड मैप बनाया पूरा, उसको स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने वैक्सीनेटर्स दिए हैं, हमने उनको बजट रिलीज़ कर दिया उसमें सारे रोड में। आपने आने वाले टाइम में हम वैक्सीनेटर्स लेंगे। हमने जितने भी एरियाज़ थे बलूचिस्तान के जिसमें वैक्सीनेटर्स कम थे, हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें हमारे पास EPI साइट्स, फिक्स साइट्स नॉन फंक्शनल थे, ILR नहीं थे, बजट का इशू था, वैक्सीनेटर्स को पैसे नहीं मिल रहे थे। वो हमने DDM डायरेक्ट डिस्पर्समेंट एक मैकेनिज़्म है, उसके थ्रू से हम उनको दे रहे हैं। और भाई अभी 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि जो कि बिल गेट्स फाउंडेशन उसको सपोर्ट करेगी, हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें आपकी सिब्बी है और मस्तूंग है, कोयटा ब्लॉक है, ये जोब है, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसको वो स्ट्रेंथन करेंगे। इसमें भी हमने उन एरियाज़ में, क्योंकि सारे जो हमारी इश्यूज़ है वो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट यही है, तो इस जितने भी इश्यूज़ हैं हम उसको प्लग कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। हमने बाकायदा जो रोड मैप बनाया है उसमें भी हमने एक ट्रैकर बना रहे हैं कि किस किस इशू को हम किस तरह से फिक्स करेंगे और उसका सोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तमाम के तमाम हमें बड़ा क्या कहते हैं सिस्टमेटिकली हम जा रहे हैं। और इंशाल्लाह से बेसिकली ये चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर साहब की एक मीटिंग में थे, हम लोग सारे बैठे, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था और हमें एक साल का टारगेट दिया गया कि आपने मतलब कितना RI की कवरेज बढ़ानी है। तो इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है।
और इसको इंशाल्लाह ताला आने वाली दिनों में आप काफ़ी चेंज देखेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट में, और काफ़ी चीज़ें हमने स्टार्ट की है और इसकी अभी एग्जीक्यूशन का मरहला